सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। हम आज की क्लास में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और काइंडली जो वीडियो है उसको पूरा देखें इन होल, जिससे कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, कोई इंफॉर्मेशन आपसे दूर ना रहे, आपको हर चीज़ पता लगे। तो हम अपना इस वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सेशन जो है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे है। हमने प्रीवियस सेशंस में ये डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ ऑलमोस्ट साथ ही साथ है इस थ्योरी के, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें उस वक्त फॉर्मुलेट नहीं हुआ, लेकिन डाल्टन ने ही इसको फॉर्मुलेट किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इस चीज़ से अवेयर थे कि नहीं थे, लेकिन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन उनके सामने 1797 में पहले ही आ चुका था, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1776 में आ चुका था। 1803 के अराउंड इन्होंने ये अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स स्टडी द एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्टडी द एटम्स। तो डाल्टन की थ्योरी ने वो कॉन्क्रीट बेसिस हमें प्रोवाइड किया, जिसके बेस पे पहली बार साइंटिफिकली एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया या उसको समझने की कोशिश की गई। तो मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज की स्टार्टिंग में, तो मेरा यही कहना था कि उस वक्त बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो उस वक्त के केमिस्ट के दिमाग में थे कि क्या एटम ही बिल्डिंग यूनिट है, क्या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं, एटम्स अल्टीमेटली डिवाइड होते हैं कि नहीं होते। इस तरह की ढेरों चीज़ें जो हमारे दिमाग में थी, वो सारी चीज़ों को आंसर करने का जो अटैम्प्ट था वो जॉन डाल्टन ने किया, और डाल्टन ने अपनी पहली एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। तो ये बेसिकली 6 पॉइंट्स में हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं या पॉस्टुलेट कर सकते हैं, और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और साथ में समझेंगे वो कैसे उन चीज़ों को बता रही थी जो चीज़ें हम पहले क्वेश्चन रेज कर रहे थे। तो डाल्टन थ्योरी में सबसे पहले क्या था, एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। दैट मीन्स उन्होंने इस चीज को अप्रूव किया थ्रू हिज थ्योरी दैट एटम भी बिल्डिंग ब्लॉक है। तो हम कह सकते हैं कि एटम बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसके बेस पे सारे कंपाउंड्स बिल्ड हुए हैं। तो ये पहला पोस्टुलेट में उन्होंने इस चीज को पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि हाँ, एटम ही बिल्डिंग ब्लॉक है, हमें उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। एट दैट टाइम जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन वगैरह की कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1900 की स्टार्टिंग में हुई है। 100 साल पहले उन्होंने ये पाया और ये कहा कि एटम्स आर इंडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये बात कुछ हद तक आज भी सही है। जो हमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिलते हैं, हम इतना इजीली न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग नहीं कर सकते, ना हम इतना इजीली इलेक्ट्रॉन को भी उस एटम से सेपरेट कर सकते हैं, यानी उसको हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमें ये पता लग गया कि ये एटम किससे मिलके बना है, डिवाइड नहीं कर पाता, हम ये कह सकते हैं। तो कुछ हद तक ठीक थे और कुछ हद तक नहीं ठीक थे, क्योंकि उनके हिसाब से एटम इंडिविजिबल था। शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि ये किसी और चीज से नहीं मिलके बना, यही अपने में वन एंड ओनली वन है, या वो ये कहना चाह रहे थे कि इसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जाए।
तो ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का, जिसके बेस पे ये चीज क्लियर हो गई कि एटम बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का और ये डिविजिबल नहीं है, यानी इसको सेपरेट या ब्रेक नहीं किया जा सकता और सिमिलरली इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। इस चीज ने एक बार फिर फर्दर उस चीज को प्रूव किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये चीज ने हाईलाइट किया। फिर एक सवाल था कि एटम्स हैं, चलो बिल्डिंग ब्लॉक मान लिया, तो एटम्स क्या अलग अलग तरह के होते हैं या सारे एटम एक ही तरह के होते हैं? उसका भी उन्होंने आंसर दिया अपनी थ्योरी के हिसाब से। उन्होंने कहा ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जितने भी उसके एटम्स होंगे वो सेम होंगे, वो डिफर नहीं करेंगे, चाहे उसका सोर्स उस एलिमेंट का कहीं से भी मिले, यानी कहीं से भी उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए वो वही एटम देगा जो एटम दूसरी जगह से एक्सट्रैक्शन पे मिलेंगे। तो एक चीज और उन्होंने क्लियर करी कि एटम्स एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिकल होते हैं। जब अगर ये बात कह रहे हैं तो इसका ऑब्वियस एक और चीज होगी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो आइटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो उन्होंने दूसरे अपने पॉइंट में ये क्लियर किया कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वेरी इन साइज एंड मास। अब ये सवाल आया कि डिफरेंट होंगे तो कैसे डिफरेंट होंगे? आज तो हम कहते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे, क्योंकि हमें नोन है कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बने, तो हम बहुत सी चीजें बता देते हैं, एटॉमिक नंबर बोल देते हैं उनका डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। लेकिन उस वक्त उनके पास जो मीन्स और जो उनकी स्टडी थी और जो एक्सपेरिमेंटल लिमिटेशंस थी, उन सब को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये जो एटम्स हैं ये डिफरेंट दो चीजों में होंगे, साइज और मास। यानी हर डिफरेंट एलिमेंट के एटम का साइज एक दूसरे से डिफर करेगा और उसका मास भी डिफर करेगा। सही कह रहे थे, क्योंकि साइज और ये चीज हमें पता है शेल के ऊपर निर्भर करती है और न्यूक्लियस के वेट से भी हमारे एटॉमिक मास का डिफरेंस रहता है। तो जो चीज उन्होंने लिमिटेशन के दौरान भी पता की, उसमें आज भी कई चीजें ठीक है, प्रूवन है। Compounds are produced through different whole number of combination of atoms. ये वही चीज है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दोनों को उन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज किया या दोनों के बेस पे ये पॉइंट पॉस्टुलेट हुआ, जिसपे उन्होंने ये कहा कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू डिफरेंट होल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। यानी अगर कोई कंपाउंड बन रहा है, अगर वो एक ही टाइप के एलिमेंट में बन रहा है तो भी, या दो टाइप के एलिमेंट या दो से ज्यादा, उसमें जो एटम्स होंगे वो एक होल नंबर में एक दूसरे से कंबाइंड होंगे। जैसे आज हम उस चीज को समझा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक एग्जाम्पल है, इसमें कार्बन का एक है, ऑक्सीजन के दो हैं, या H2O है, ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन के दो, CH4 है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं उसमें जो एटम कंबाइंड हो रहे हैं वो होल नंबर में कंबाइंड हो रहे हैं, पार्शियल नहीं। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हमें मिलेगा कि CO1/2 इस टाइप का कॉम्बिनेशन नहीं है, या 3/2 या 7/5 इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलेगा। तो ये चीज उन्होंने क्लियर की। हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि मैंगनीज की जो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल आई है वो भी 1900 में आई है, काफी समय बाद, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तब जाके 63 एलिमेंट्स थे मैंगनीज के समय पे। तो हम उस समय को अगर ध्यान रखें, उनकी लिमिटेशंस, उनकी शॉर्टकमिंग्स या उनकी वीकनेसेस को, तो भी उनकी थ्योरी बहुत सटीक है। आज के स्तर पे भी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने उस समय भी थिंकिंग के बेस पे जो पॉस्टुलेट किए वो बहुत सी चीजें
सही है, क्योंकि आज भी हम एटम को ही बिल्डिंग ब्लॉक मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को बिल्डिंग ब्लॉक नहीं मानते। फिर उन्होंने ये कहा कि एक केमिकल रिएक्शन रिजल्ट्स इन द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंपाउंड। ये फिर एक बार हमें इस बात की याद दिलाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे कैन चेंज या रीअरेंज, यानी उसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकते हैं। उसी चीज को इन्होंने अपने 6th पोस्टुलेट में कहा कि अब जब कंपाउंड बनना है तो कंपाउंड केमिकल रिएक्शन के बेस पे बनेंगे। उसको उन्होंने फिर फॉर्मुलेट किया केमिकल रिएक्शन को, और उन्होंने कहा कि इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आता है वो बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। तो हम कह सकते हैं H2 + Cl2 ये रिएक्टेंट है, ये दोनों रीअरेंज हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मास खत्म नहीं हो रहा, वही मास दोनों तरफ रहेगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे भी क्लोरीन के 2 हैं, रिएक्टेंट साइड भी वही है और प्रोडक्ट साइड भी वही है, लेकिन रीअरेंज हो गए। तो ये अगर हम ध्यान से देखें, ऐसे ढेरों रिएक्शन हमें मिल जाएंगे। NaOH का रिएक्शन मिल जाएगा, वाटर और NaCl बनता है। इस तरह के रिएक्शन से हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में मास कंजर्व रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो जो डाल्टन्स ने 1803 में अपनी ये थ्योरी प्रोड्यूस करी, उसके ज़्यादातर पोस्टुलेट आज भी फैक्ट है, ऑब्सलीट नहीं कह सकते। हाँ, एक दो चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो गया है, हम कहीं ना कहीं इसको आज भी मानते हैं। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि कैसे चीज़ों को एनालाइज किया जाता है और कैसे उसे पोस्टुलेट किया जाता है कि वो आपको एक बढ़िया और प्रॉपर रिजल्ट दे। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में आज हमने डिस्कस किया। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से बहुत लंबे बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया थॉमसन के द्वारा, उसके बाद जाके फिर डिफरेंट एटॉमिक मास स्ट्रक्चर या मॉडल्स को प्रोड्यूस करने का ट्रेंड चालू हुआ। यानी 100 इयर्स तक ये थ्योरी ही बिल्कुल स्टैंड करी, अब भी है, लेकिन थोड़ा अब चीज़ें ज़्यादा इवॉल्व हो गई हैं तो हम उनके ऊपर अपना ज़्यादा फोकस देते हैं। तो आज का क्लास हम अपना यहीं पे फिनिश करते हैं। अब हम अपने आगे के सेशन में एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे और फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारी सब एटॉमिक लेवल पे पिक्चर है, वो पिक्चर जो हमारी मैक्रोस्कोपिक लेवल की पिक्चर से किस तरह से अलग है, और तब हमें एहसास होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे आके अपनी लिमिटेशंस दिखाने लगती है। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स को हम यहाँ हर चीज़ को एक्सप्लेन करने में यूज़ नहीं कर सकते, तो हम एक नई थ्योरी को डिज़ाइन करते हैं, प्रपोज करते हैं और इवॉल्व करते हैं। वो थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। तो हमारे आने वाले सेशंस में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे फिक्स करते हैं। So kindly like, subscribe and share my channel. Thanks for your cooperation and have a nice day.